So friends, welcome in this third session of scientific evaluation of Ayurvedic drugs. और जैसा कि आपको कम्युनिकेट किया गया है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोन्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बिफोर आई स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे देना चाहता हूं कि हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों की आयुर्वेद के डॉक्टर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? ये आयुर्वेद कॉलेजेस में उतने पेशेंट्स होते नहीं, एक्सपोजर होता नहीं, पेशेंट्स हमने देखे नहीं होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी डिजीजेस के डायग्नोसिस में बहुत प्रॉब्लम आती है। अनलेस आप एक बहुत अच्छे आयुर्वेद कॉलेज या इंस्टीट्यूट में है, यूनिवर्सिटी में है, सो एक्सपोजर इज वेरी पुअर, तो डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ गई। ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज वन एस्पेक्ट। द अदर एस्पेक्ट इज द्रव्य गुण। आई डोंट नो अभी क्या स्थिति है, बट पिछले कुछ सालों तक जैसा कि मुझे पता चल रहा था, द्रव्य गुण बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, और जो पढ़ाया भी जाता है उसको अप्लाइड तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। तो आयुर्वेद में दो टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी, एक साथ यूज करते हैं। हो सकता है आप में से काफी को उनका अर्थ भी पता हो, पर मैं बता देता हूँ। टर्म्स है ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या है, आयुर्वेद का आचार्यों ने क्यों इनको यूज किया है, अक्सर लोग बताते नहीं है, जिनको बताना चाहिए। जो हम लोगों ने समझा, मेरे सहयोगी डॉक्टर ब्रिजबाला वशिष्ठ और मैंने, वो ये है, ज्ञान का मतलब होता है थियरी और विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल या क्लिनिकल। तो आयुर्वेद कॉलेजेस में द्रव्य गुण का ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन विज्ञान जो है ना, अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो उसका नतीजा क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं, स्टूडेंट को पास होना है, वो पढ़ के बेचारा पास भी हो जाता है, लेकिन वो सारा का सारा थियरी रहती है। प्रैक्टिकली जब फील्ड में काम करना होता है तो काम अच्छे से हो नहीं पाता है, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ देनी है। और हम लोगों ने अपनी लाइफ में यही किया है कि ये देखें कि कौन सी मेडिसिन किस डिजीज में देनी है, किस डोज में देनी है, एटसेट्रा। सो आज का ये जो सेशन है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, this shall be dealing with the applied aspect of whatever we have learned during the initial two sessions. Okay, so let us start now. फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ साइकोन्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। तो वेलकम इन दिस सेशन, ये थर्ड सेशन है। अब सबसे पहले तो हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स के कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा शुरू में बेसिक्स आना जरूरी है। तो पहला आपके पास एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिसके पेशेंट्स आते हैं। और दूसरा ओवरऑल जो है वो आते हैं डिप्रेशन के। तीसरा आपके पास आ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, साइकोसिस के, कम आते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं कुछ और डिजीजेस। ये चार मेन ग्रुप्स हैं जिनके पेशेंट्स आपके पास आते हैं।
लेकिन अब हमारी समस्या क्या है आयुर्वेद के डॉक्टर्स की, मैंने शुरू में बता दी। एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ाने वाले खुद नहीं पूरी तरह से जानते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो बेचारा आयुर्वेद स्टूडेंट, बीएमएस स्टूडेंट क्या समझेगा। तो समय बहुत कम है, 1 घंटे का समय है, पूरा करना है। तो मैं मोटे तौर पर आपको ये बताना चाहूंगा कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात आती है तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास 3-4 प्रकार की मोटे तौर पर एंजाइटी हो सकती है। पेशेंट को हो सकता है जीएडी हो। जीएडी का मतलब क्या होता है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आप ये नाम थोड़ा बड़ा है, अगर आपको पहले नहीं पता है तो घबराइए नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो मेन चीज जो आती है वो आती है कि जनरलाइज डिसऑर्डर, दूसरा होता है पैनिक डिसऑर्डर्स, और तीसरा होता है कुछ फोबियाज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर क्या होता है, एंजाइटी को क्या माने पहले ये नहीं समझ में आता, आयुर्वेद में क्या कहा गया है हमको ये नहीं पता चलता, और फिर इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी नहीं होता। तो मोटे तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि चिंता, एंजाइटी का मतलब हो गया चिंता। लेकिन आपको एक बात को समझना होगा, एक थोड़ा रफ सा आइडिया लेते हैं। एक चिंता होती है वरी, जो हमें डे टू डे लाइफ में रहती है, और एक डिजीज होती है एंजाइटी। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, डे टू डे जो वरीज होती हैं डे टू डे, ये तो आपके काम में इंटरफेयर नहीं करती। आप जो भी आपकी लाइफ है, रूटीन लाइफ, आप काम करते रहते हैं। लेकिन जब आपकी चिंता इतनी बढ़ जाए और आपको लगे कि बहुत बुरा होने वाला है, और उससे आपके हाथ पैर फूल जाएं, आपकी नींद जो है वो उड़ जाए, आपकी मीन्स पेशेंट की, या फिर उसको धड़कन तेज हो जाए, भूख लगना कम हो जाए, थकावट शुरू हो जाए, देन इट इज एंजाइटी। तो ये डिजीज है जिसका पूरा नाम है एंजाइटी न्यूरोसिस। ठीक है, तो ये आपको एक मैंने डिफरेंस बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको, आप सोचेंगे मैं प्रॉब्लम्स की बात किए जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जब एंजाइटी का ही पूरा नहीं पता है, तो आयुर्वेद डॉक्टर्स जो है वो बहुत सारे अगर एंजाइटी डायग्नोज कर भी लेंगे तो इन तीनों में से कौन सा है ये नहीं डायग्नोज करते हैं। ये गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का है, या इसको पैनिक डिसऑर्डर है, या इसको फोबियास है। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं बता देता हूँ कैसे। आमतौर पर जो एंजाइटी होती है ना, आमतौर पर जो एंजाइटी, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसको एंजाइटी है, टेंशन है, जो उस तरह से, वो एंजाइटी जो है, सॉरी, उस एंजाइटी को कहते हैं जीएडी। देख लीजिए, अगर आमतौर पर जो एंजाइटी के पेशेंट्स आपके पास आएंगे वो जीएडी के हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनसे स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, धड़कन तेज होती है, नींद कम होती है, वो जितने भी, पसीना ज्यादा आता है, हाथों पैरों में पसीना आता है, और बहुत कुछ होता है। तो ये सारा कुछ होता है जीएडी से। लेकिन अब इसको तो आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि एक्चुअली चिंता ये है, या एक और शब्द है इसके लिए, मनोद्वेग। मनोद्वेग, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखने में गलती हो रही है, मनो उद्वेग। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, इससे एंजाइटी डिसऑर्डर को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जब पेशेंट को बहुत ज्यादा डर लगे तो ये आ जाएगा आयुर्वेद के मुताबिक भय में, और फोबिया होता है तो ये भी भय में। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये वाला जो भय है, पैनिक वाला,
ये इसको आप अति भय कह सकते हैं। कैसे और इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जनरलाइज्ड जो फोबियाज होते हैं ना, जनरलाइज्ड फोबियाज, अब मान लीजिए किसी कुछ कुछ लोग, एक बड़ी कॉमन सी बात है, कुछ लोग छिपकली से डरते हैं, या कुछ लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है, कुछ लोग सांपों से, सबको डर लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। बहुत ज्यादा मीन बहुत ज्यादा। तो ये फोबियाज हैं अलग अलग चीजों से। ये किसके साथ हो सकते हैं? ये एनिमल्स के साथ हो सकते हैं। ये जो डर है रिलेटेड हो सकते हैं कि एनिमल्स के साथ है, या किसी किसी को हाइट से होता है, किसी को हवाई जहाज में चढ़ने में प्रॉब्लम आती है, किसी को नैरो स्पेसेस होते हैं, तंग जगह, वहां पे उनको दम घुटता है। तो ये कहना का अभिप्राय है कि ये जो फोबियाज है ना, ये वाले हैं, है तो भय, लेकिन ये वाला है, और ये भी एंजाइटी में आता है। पहली बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए। तो जब आप एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करेंगे तो आपको ये स्पेसिफाई करना है कि वेदर इट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी जो आम लोगों को होती है, और इट इज स्पेसिफिक फोबिया अगेंस्ट समथिंग, और या फिर हम आ जाते हैं एक अगली चीज पे, और वो क्या है? वो जैसे मैंने आपको कहा, अति भय। फोबिया में कौन सा? पैनिक डिसऑर्डर। हम पैनिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में क्या बोला मैंने? अति भय। इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे, वैसे तो ज्यादातर कई बार ऐसे पेशेंट्स आते भी नहीं है आयुर्वेद में, बट अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपका अच्छा नाम है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आ भी सकते हैं। वो बोलेंगे कि कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, महीनों तक, 2 4 6 महीने तक या ज्यादा भी, एक ऐसा टाइम आता है कि समझ नहीं आता क्या हुआ है। देर इज नो देर इज नो एविडेंट रीजन, सामने कोई कारण नहीं है, और अंदर से इतना पेशेंट को डर लगता है, इतना डर लगता है कि वो अपने आप को अपने घर तक कन्फाइन कर लेता है, अपने कमरे तक कन्फाइन कर लेता है, बाहर नहीं जाता है। तो ये चीज जो है, ये एक बहुत ही, समझ लीजिए, तकलीफ देने वाली चीज होती है। इसको आप समझ लीजिए, ये अति भय में आता है। ठीक है? तो अति भय के दौरे पड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन वही आदमी कुछ समय के बाद हो सकता है उसके वो दौरा कम हो जाए। अब फोबियाज में मैंने आपको 4 कारण बताए। वो चारों कारण मैंने क्या बताया? स्पेसिफिक फोबियाज, यानी वो किसी खास, अगर किसी को छिपकली से डर लगता है तो छिपकली से ही लगता है, कुत्ते से नहीं लग सकता है। किसी को हाइट से लगता है तो हाइट से लगता है, हो सकता है उसको क्लोज्ड स्पेसेस में ऐसा नहीं होता। ये स्पेसिफिक फोबियाज है। लेकिन कुछ नॉन स्पेसिफिक फोबियाज आप इनके साथ जोड़ सकते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? 2 है। एक होता है सोशल फोबिया, और एक होता है एगोराफोबिया। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग हैं, उनको घर में तो अकेले बैठे हो तो सब अच्छे से बातचीत करेंगे, 2 4 लोगों के बीच में बात करनी हो तो उनकी जुबान जो है वो एकदम तुतलाने लगती है, उनको बोला नहीं जाता है, पसीना आ जाता है। अगर स्टेज पे बोलना हो तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इंटरव्यू में जो है वो बोलती बंद हो जाती है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि उनको इस तरह से प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेशेंट्स हैं, ये लोग बहाना नहीं करते, दे आर नॉट मेलिंगर्स, दे आर पेशेंट्स। और एग्रोफोबिया क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। आपने किसी किसी जगह पे जाना, किसी भी जगह पे जाना, आप किसी भी जगह पे चले गए, मान लो क्राउड में चले गए, किसी मॉल में पेशेंट चला गया या ऐसा, वो अपने आप को उस जगह पे ऐसा हेल्पलेस फील करता है। पेशेंट इतना हेल्पलेस फील करता है, उसको लगता है कि अब देयर इज नो बडी टू हेल्प मी। और वो भी एक प्रकार का फोबिया, ऐसे ही जैसे पैनिक डिसऑर्डर वाला है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है जाके, कुछ लोगों को, जैसे मैंने बोला कि खास करके क्राउड्स वगैरह में होता है।
तो फ्रेंड्स, ये आपके पास पेशेंट्स आने वाले हैं। मैं यंग डॉक्टर्स को बोलता हूँ, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, डॉक्टर एपी सिंह जी को भी और मुझे भी, कि आप आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने आपको क्या बताया कि ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है ना, आपको डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस करना है, आप एंजाइटी डिसऑर्डर लिखो, या फिर आप उसके साथ चिंता, भय, या जो भी आती भय या वट जो आपको लिखना है वो आप लिख के डायग्नोसिस कर लीजिए। एक तो आपके पास ये पेशेंट्स आएंगे। मैंने इसको ज्यादा समय दे दिया है जानबूझ के, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपके पास पेशेंट्स आएंगे तो एंजाइटी के ही आएंगे, और ये लोग आते हैं आपके पास। अब सवाल यह है कि इन में इनका कारण क्या होता है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं, आप तो सोचेंगे ना। तो पहला बड़ा कारण होता है कि कुछ लोगों में तो जेनेटिक कारण होता है। जेनेटिक कारण होता है यानी जीन्स ऐसी होती है उनके घर में, सब लोगों को ऐसा होता है। कुछ लोगों को होता है कि जेनेटिक कारण नहीं होगा, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस अगर किसी को बहुत ज्यादा है या टू मच स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस की बात करें, वो एक बड़ा कारण हो सकता है। माइक बंद करिए प्लीज, प्लीज माइक बंद करिए, माइक बंद करिए प्लीज। देखिए अभी कितनी डिस्टरबेंस होती है एक आदमी के कारण। आप लोग डॉक्टर्स हैं और आप ऐसा बिहेव करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है, अगर मेंटल स्ट्रेस किसी को है, उसके कारण भी एंजाइटी हो सकती है, ये समझ लीजिए। कोई आदमी बहुत अच्छा है लेकिन उसको कहीं लॉस हुआ, उसके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ और हुआ, तो उसको एंजाइटी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो बोलूंगा ना, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कारण बाकी जगहों पे भी आगे काम आने वाले हैं। सर वीडियो शेयर नहीं हो रही रिटर्न वाली। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। आ रही है सर? आ गया सर? आगे सर, आगे सर। जी। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके पास एंजाइटी का पेशेंट आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी प्रॉब्लम जेनेटिक है या इसकी प्रॉब्लम एनवायरमेंटल है, यानी किसी दूसरे कारण से हुई है, ये आप समझ लीजिए। तो स्ट्रेस, आज के युग में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, इसको आपने समझना है, बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आगे जो बोलूंगा ना, वो आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास से भी नहीं फटकती हैं वो चीजें जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और इसलिए ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहता है। आयुर्वेद ज्यादातर ज्यादातर डॉक्टर सोचते ही नहीं है कि वैसे भी हो सकता है। और वो उसमें सबसे बड़ा कारण आजकल जो देखा जा रहा है वो है वायरल इन्फेक्शंस। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है भाई, वायरल इन्फेक्शन से कैसे एंजाइटी होगी? अरे भाई, वायरल इन्फेक्शंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट ब्रेन पे होता है, नर्वस सिस्टम पे होता है, और वहां जाके अभी मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ कि एंजाइटी में क्या होता है, वहां जाके वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब वायरल फीवर्स होते हैं तो पेशेंट को बड़ी एंजाइटी सी होती है, और आगे जाके कुछ को डिप्रेशन भी हो जाता है। सो वायरल इन्फेक्शंस is an important cause today, and the second important cause is, इसके आएगा तो फोर्थ कॉज, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वायरल इन्फेक्शन के बाद जो अगला कारण है वो क्या है, वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, अगर बहुत सारे पेशेंट्स जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे ना, दे आर क्वाइट प्रोन टू डेवलप एंजाइटी। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर एंजाइटी का पेशेंट है तो आप देखिए इसको कोई ऑटो इम्यून बीमारी तो नहीं है, अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर
नहीं भी एविडेंट है, ऑब्वियस नहीं है, तो आपको पूरी इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करवाने पड़ेंगे ना, आईजी टेस्ट सारे, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कई बार वहां से डायग्नोस होता है। और एक और कारण है, उसको भी समझ लीजिए, और वो है क्रॉनिक पेन। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं किसी कारण से, मान लो उनको आर्थराइटिस लंबे समय तक चली, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई या कोई और कारण हो गया, आजकल फाइब्रोमाइल्जिया होता है, या कोई क्रॉनिक पेन का कारण है, उससे भी एंजाइटी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, एंजाइटी इज नॉट एब्सोल्युटली अ साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिजीज। दैट इज वाई हमने शुरुआत में क्या बोला, साइको न्यूरोलॉजिक, यानी ब्रेन इज इक्वली इन्वॉल्व। इतना आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट आया, उसने बोला मुझे टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, मुझे धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है, भूख नहीं लगती, थकावट रहती है, नींद कम आती है, कमजोरी महसूस होती है, मेरा मन नहीं लगता है, यू नो द पेशेंट व्हेन स्टार्ट्स टेलिंग ऑल द सिम्टम्स, उस टाइम पे आपको लगता है कि तेरे को वहम हो गया यार, तेरे कुछ एंजाइटी स्ट्रेस हो गया है, एंड यू सिंपली ब्रश ऑफ, कोई बात नहीं यार ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। This is absolutely not the right approach for Ayurveda doctors, because allopathic doctors काफी हद तक एंजाइटी, न्यूरोसिस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी, चाहे वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है या पैनिक डिसऑर्डर है या किसी प्रकार के फोबियाज हैं, 4-5 जो मैंने एनिमल्स वगैरह वाले बताए, या सोशल फोबिया या एगोराफोबिया है, वो डायग्नोस कर लेते हैं। बट यू हैव टू, और वंस यू डायग्नोस, देन ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ेगा कि एक क्यों है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स, इट इज बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, इट इज बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यूनिटी और क्रॉनिक पेन। जब आप इस तरह से डायग्नोस करेंगे तो आपका डायग्नोसिस सही माना जाएगा। अब इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 5 कारण होते हैं एंजाइटी के। फ्रेंड्स, इनको याद रखना जरूरी है, और इनके बिना अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। वो अभी आपको थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाने वाला है, एंड सम ऑफ यू मे वंडर कि ये कैसे ट्रीटमेंट है, बट दैट इज द राइट ट्रीटमेंट। ओके, नाउ आप ये जानना चाहेंगे, जरूर जानना चाहेंगे कि होता क्या है एंजाइटी में, पेशेंट को क्या होता है। तो साइंस को भी अभी पूरी तरह पता नहीं है कि जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो पैथोफिजियोलॉजी है ऑफ एंजाइटी, इट इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, बट इवन देन ऐसा माना जाता है। आप इसको थंब रूल नहीं लेना, मैंने बोला ये अल्टीमेट है, ऐसा नहीं है, बट it has been accepted that there are two types of changes, two types of abnormalities that can happen in the brain, and the result could be anxiety. One is ब्रेन के अंदर जो एसिटिलकोलिन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कम हो जाता है। ओके, इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। और दूसरा जो मोनोअमीन्स हैं, मोनोअमीन्स, इनका मैं, आप घबराना नहीं, जिनको नहीं पता मैं क्लियर कर दूंगा। मोनोअमीन्स होते हैं जैसे डोपामाइन है या नॉरएपिनेफ्रिन है या गाबा है, ये कम हो जाते हैं। ये 2 चीजें देखी जाती हैं जब अभी रिसर्च चल रही है, बट इट इज सीन। लेकिन मेजर जो चेंज है, मेजर जो चेंज दिखाई देता है आमतौर पर, वो ये है कि एसिटिलकोलिन जो है वो ज्यादा देखा जाता है कि कम होती है ब्रेन के अंदर, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो ये भी कम होता है, मोनोअमीन्स भी। तो ये बेसिक अबनॉर्मेलिटीज है। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर वशिष्ठ क्या बताया जा रहा है, कौन जाके टेस्ट कराएगा एसिटिलकोलिन और मोनोअमीन्स, और कैसे करेंगे? तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो दवाइयां यूज करेंगे ना हम, तो आपके मन में प्रश्न आएगा ये काम कैसे करती हैं। तो मुझे आपको अगर मोड ऑफ एक्शन बताना है तो फिर उसके लिए ये दोनों बताना बेहद जरूरी है।
तो व्हाट यू डू इज, आपको कुछ ऐसी दवाइयां यूज करनी है जो कि ऐसी दवाइयां यूज करेंगे आप जो कि एसिटिल कोलिन को बढ़ाती हैं, और कुछ ऐसी यूज करेंगे जो कि मोनो एमीन्स को बढ़ाती हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जब आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको कम से कम 60-40 का रूल याद रखना है। इसका मतलब क्या है, ये कहीं डेटा वेटा नहीं है, सब एक्सपीरियंस के ऊपर है। मेरा कहना है कि ये वाली मेडिसिन जो एसिटिल कोलिन बढ़ाती हैं, ये 60% होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और इनको आप थोड़ा सा कम भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब नाउ आई टेल यू ये कौन से मेडिसिन हैं, ये सब अब डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, इसलिए मैं ये वाला रूट अख्तियार कर रहा हूं। दिस इज अ प्रतिलोम अप्रोच, अनुलोम गति से हमने देख लिया है। तो जितनी मेध्य रसायन ड्रग्स है ना, सॉरी मनोशामक मनोशामक मेध्य रसायन, वो सारी मोटे तौर पर ग्रॉसली स्पीकिंग वो करती हैं एसिटिल कोलिन को बढ़ाती है, ओके। एंड जितनी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये सारी की सारी मोनोमीन्स को बढ़ाती है, यानी डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा वगैरह, सेरोटोनिन भी आती है इनमें, सेरोटोनिन भी है, तो इनको बढ़ाती है, ओके। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सी औषधियां हैं, तो ये आपको मैंने बता दी हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ओके। सो ऑब्वियसली ब्राह्मी, मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, ये मेजर मेंबर्स हैं इस ग्रुप की। इसके बाद जो अगली 3 आती हैं, एक आती है तगर, फिर इसके बाद आती है जटामानसी, और एक आती है अश्वगंधा। यानी एंजाइटी का पेशेंट आएगा तो आपको क्या करना है, आपको इन मेडिसिन में से कोई, आप ब्राह्मी दे सकते हैं, आप मंडूक पर्णी दे सकते हैं, शंख पुष्पी दे सकते हैं, तगर दे सकते हैं, जटामानसी दे सकते हैं, अश्वगंधा कोई एक दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। 3 से ज्यादा नहीं देनी चाहिए, फिर उनका इफेक्ट नहीं आता है, ओके। नाउ एक बात हो गई, लेकिन जो अब इंपॉर्टेंट बात यह है, और आपने किसी पेशेंट को मनोशामक औषधियां दे दी। ये मनोशामक कौन सी है, एंग्जियोलिटिक या एंटी एंजाइटी, ओके, एंटी एंजाइटी। आपने ये औषधियां दे दी और आपने हाथ झाड़ लिए, मेरा काम हो गया, नौ पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा वो बात की बात नहीं। आपको याद रखना है कि इनका रोल सिर्फ 60% है। आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उस पेशेंट में एसिटिल कोलिन, एंजाइटी के पेशेंट में एसिटिल कोलिन तो कम हुआ ही है, मोनोमीन्स भी कम हुए हैं। नाउ यू हैव टू यूज सम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, और वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया हुआ पहले भी आपको। ज्योतिषमती, कपिकच्छु और गंडीर, ये है प्राइमरी मेडिसिन, प्राइमरी एंटी डिप्रेसेंट्स। लेकिन इसके साथ साथ ये काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको और भी मेडिसिन दे सकते हैं आप। इनके साथ आप कुछ और मेडिसिन भी दे सकते हैं। उनमें आती है एक अकरकरा, फिर आती है वचा। वैसे पहले कस्तूरी वगैरह भी यूज होती थी, लेकिन आजकल होती नहीं है। तो ये अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक प्रेस्क्रिप्शन देता हूँ। आई विल राइट अ प्रेस्क्रिप्शन मिस्टर Ashok Kumar. This is how I write my prescription. So
इसकी एज है, मान लीजिए पेशेंट इज 42 ईयर्स, मेल, रेजिडेंट ऑफ से बटाला, पंजाब। ओके, आपने इसका डायग्नोसिस लिखा कि पेशेंट हैज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आपने लिख दिया मनोद्वेग, संस्कृत में लिखना है तो मनोद्वेग। फिर आपने ऐसे लिखा, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन और टू ऑफ दिस मेडिसिन, बट प्रेफरेबली यू स्टार्ट विद एनी ऑफ द थ्री, यानी इनमें से आप चुनिए। तो आपने लिखा से लेट अस स्टार्ट कि आपने ब्राह्मी लिखी, हम यूज कर चुके, पता कर चुके हैं ब्राह्मी कहाँ देनी है। तो ब्राह्मी चूर्ण से और वटी और घन टैबलेट आप कुछ भी देते हैं, तो आपने लिखा ना से, अगर आप घन टैबलेट लिखते हैं तो आपने एंजाइटी की स्थिति देखी कितनी है, तो 2 टैबलेट्स ये 3 to 6 टाइम्स ए डे आपको देनी है। आप बोलेंगे इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा दवाई है, पेशेंट को कॉस्ट बहुत पड़ेगी, पेशेंट इतनी खाएगा नहीं खाएगा तो ठीक नहीं होगा। सो आपने दूसरा कुछ देना भी तो नहीं है ना। सो आप ब्राह्मी दे सकते हैं, मंडूक पढ़नी दे सकते हैं, चूर्ण दे सकते हैं, या आप वटी दे सकते हैं, वट एवर, आप शंख पुष्प दे दीजिए, और करके वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नंबर 1 मेडिसिन। मैं क्यों बताने जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये ग्रुप तो आपने लिख दिया, काम नहीं हुआ, आपको इसमें से भी एक देनी है। से आपने ज्योतिषमती लिख ली। ओके, सो व्हाट यू रोट वाज ज्योतिषमती घन टैबलेट। अब आपको, क्योंकि आपको पता है कि मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये माइनर है। सो ज्योतिषमती अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन राइट 1 टैबलेट 3 टाइम्स ए डे। ये मैंने आपको एक प्रेस्क्रिप्शन बनाया बड़ा रफ सा, ठीक है, इसके बाद आप साइन कर दीजिए। ये आपका एंजाइटी के पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन हो गया। इसलिए मैंने बोला कि ज्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर्स गलती कहा करते हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं देते कि उनके पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी चाहिए, जो एंजाइटी का पेशेंट है। इस बात को बताने के लिए मैंने ये इतना डिटेल में आपको बताया है। और मुझे लगता है कि जो मैंने प्लान किया है उतना कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट ये जरूरी है कि मैं जरा धीरे धीरे ही आपको बातें समझाऊं। फ्रेंड्स, ये तो हो गया पहला ग्रुप, यानी आपने क्या किया, मेध्य रसायन दे दिए पेशेंट को। ओके, आप कौन कौन सी औषधियां देंगे पेशेंट को, आपने देनी है मेध्य रसायन। तो मेध्य रसायन आपने 2 तरह की दे दी, एक दे दी मनोशामक और एक दे दी मनोबल्य। एंटी डिप्रेसेंट क्या होती है, मनोबल्य। ओके, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कारण तो और भी बहुत सारे होते हैं जो मैंने मिटा दिया लगता है। हाँ नहीं, ये है कारण। अगर पेशेंट का कारण जो है, अगर उसकी एंजाइटी का कारण स्ट्रेस है तो आपने दे दिया। अब सपोज करिए कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के बाद एंजाइटी शुरू हुई है, वायरल इन्फेक्शन के बाद शुरू हुई है। अब हुआ क्या, वायरल इन्फेक्शन तो खत्म हो गई, वो तो सेल्फ लिमिटिंग है, उसकी रेप्लिकेशन तो लिमिटेड टाइम से होती है। लेकिन उसने क्या किया, एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स बॉडी के अंदर पैदा कर दिया। और वो कैस्केड ऑफ इवेंट्स क्या होता है कि इसने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया। नाउ दैट इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स attacking body's own cells. फॉर एग्जाम्पल, वो ब्रेन के अंदर, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हल्का सा, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको ये पहले नहीं बता पाया। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रेन है, थोड़ा सा गलत बना है, इट शुड बी लाइक दिस।
ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको एक हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है ना, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहता है। फ्रेंड्स, ये नीचे से जो आ रही है ना, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये तो पता ही है आपको। अब इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है, ये है मेडुला ऑब्लांगटा। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है, ये है पोन्स। ओके। और इसके बाद जो एक और पार्ट जो है, ये कलर देते हैं, ये पार्ट, दिस इज मिड ब्रेन। ओके। और इन तीनों को कहते हैं ब्रेन स्टेम। ओके। अब देखिए, जो अब इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, ये है थैलेमस। ओके। और इस थैलेमस के नीचे, इस थैलेमस के नीचे ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो है, इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। और इसके नीचे दूसरा कलर करता हूं, इसके नीचे यहाँ होता है एमिगडाला। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि ये क्यों इतना बढ़ रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सारा का सारा खेल यहाँ हो रहा है। ये सारा का सारा जो एंजाइटी वाला खेल है ना, ये जितने मैंने बताए ना सारे, नॉरएपिनेफ्रिन और ये सब जो है, वो इसी जगह कम हो रहे हैं, ये वाले, ये भी और ये भी। तो इसके कारण एंजाइटी हो रही है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपने यहां तो, इस जगह आपने ये जो, इस जगह के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने इस जगह के लिए दवाइयां तो दे दी, चलेगा, आपने दोनों दवाई दी। लेकिन मान लीजिए ब्रेन के सेल्स के अंदर चला गया वायरस, और उसने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को खास करके यहाँ आके इन्फेक्ट किया, और इससे पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, तो वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप दो तरह की मेडिसिन नहीं देंगे। ओके। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, तो मेध्य रसायन दे दिए। नाउ आपको देनी है एंटीवायरल कोई ड्रग्स, और नंबर 3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो देनी है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा भाई, ये आप याद रखना। ये आपको, ये दोनों करना पड़ेगा आपको, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। तो ये आपको दोनों एंटीवायरल और इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन देनी है एंजाइटी के पेशेंट को। क्योंकि कब, अगर आपको लगता है कि पेशेंट की डिजीज, एंजाइटी की जो बिगिनिंग है, it has occurred because after he contracted some viral infection, it could be any viral fever or anything. Okay, it happens. Okay, so what you do is, now आपको जो एंटीवायरल मेडिसिन देनी है मैं वो बताता हूं, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो देनी है मैं वो भी बताता हूं। तो एंटीवायरल मेडिसिन जो है, वो आमतौर पर जो हमें लगा सबसे इफेक्टिव है, बीच बीच में हिंदी में लिखना जरूरी है, अच्छा लगता है, कालमेघ, भल्लातक, दुग्धिका, मध्यष्टि, भूमि अमल की, ये सारी जो है एंटीवायरल मेडिसिन है। तो अगर पेशेंट को, आपको लगता है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद एंजाइटी स्टार्ट हुई है, तो आपको इनमें से कोई एक मेडिसिन दे देनी है।
कालमेघ दे दो, भल्लातक दे दो, दुग्धी का कुछ इनमें दे दो, या इनको मिला के दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं है और उसको अंदर ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सो ऑब्वियसली अभी आपको कुछ और मेडिसिन देनी पड़ सकती हैं साथ में, और ये आपको मैं बताऊंगा आगे चल के आपको प्रैक्टिकली। भल्लातक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, अश्वगंधा है, इसके बाद गुडुची, गुडुची इज इम्यूनोमॉड्यूलेटर, तुलसी इज इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंड भूमि अमल की, इसके बाद मधुयष्टि है, ऐसे बहुत सारी और भी है, सुवर्ण भी इसी में आता है, यशद भी आती है, बहुत सारी है। तो आपको फ्रेंड्स अब क्या करना है कि उस पेशेंट को आपको कोई इसमें से भी मेडिसिन देनी है। आप भल्लातक दे दीजिए, अश्वगंधा, गुडुची, तुलसी, भूमि अमल की, मधुयष्टि, सुवर्ण, यशद, इनमें से कोई एक दो जैसे आपको देनी है आप दे दीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये तीन को मिला के एक बना दी है एंटीवीर टैबलेट, तो हम लोग ये भी दे देते हैं। और अश्वगंधा, गुडुची, तुलसी, इनको मिला के हमने एक बनाई है इम्यूनी टैबलेट, तो ये भी देते हैं। और एक इम्यूनी गोल्ड है, उसमें हमने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सिर्फ प्रीच नहीं करते, उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी को क्रॉनिक एंजाइटी है और वो स्टार्ट हुई थी वायरल इन्फेक्शन के बाद, फिर से ऊपर चलते हैं, वो स्टार्ट हुई थी आफ्टर द पेशेंट गॉट्स वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद अगर उसको स्टार्ट हुई थी तो ऑब्वियसली उसके साथ ऑटो इम्यून प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, तो आपको एंटीवायरल और इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन देनी होगी। बट what if the patient has developed anxiety after he has been suffering from chronic pain for extended period, for a long period, एक लंबे समय तक पेशेंट को क्रॉनिक पेन थी, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ पेन, इट कुड बी एनी क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक बैकएक हो सकता है, या फिर क्रॉनिक आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे मैंने फाइब्रोमाइल्जिया का बोला, वो हो सकता है। सो इन दैट केस आपको क्रॉनिक पेन को भी ट्रीट करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनेज the anxiety satisfactorily. So how to manage chronic pain, okay? How to manage chronic pain, इसके लिए आपको दो प्रकार की मेडिसिन देनी होगी, ओके? एक फॉर एनाल्जेसिक मेडिसिन टू रिलीव पेन, और एक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन और ड्रग्स। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक पेन हो सकता है पेशेंट को क्रॉनिक पेन वात नानात्मज हो, वात नानात्मज मीन्स प्योर न्यूरोलॉजिकल पेन। तो जैसे मान लो न्यूरो डिजनरेशन हो गई, नर्व डिजनरेशन हो गई, नर्व कंप्रेशन हो गया या कुछ है, तो इन दैट केस तो आपको एनाल्जेसिक ड्रग्स देनी है। बट व्हाट इफ द पेशेंट डेवलप्ड anxiety after he has been suffering from chronic pain for years together because of some inflammatory disease? अब किसी महिला को लंबे समय तक अगर pelvic inflammatory disease है and then she develops anxiety, तो obviously आपको उसे क्या देना होगा? एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन। एंड व्हाट आर दोज एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन? वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। सबसे कॉमनली जो यूज होती है वो ऑब्वियसली गुगलू है, लेकिन गुगलू की प्रॉब्लम क्या है? गुगलू की प्रॉब्लम यह है
कि इसकी डोज जो है वो 2 ग्राम होती है, दिन में 3 बार। 6 ग्राम तो मिनिमम है ही, ज्यादा भी देनी पड़ सकती है। तो पेशेंट इतना खाता नहीं है और खा ले तो गैस्ट्राइटिस होने की संभावना होती है। इसलिए जो इसका अगला कंपेटिटर था ना, कंपेटिटर ड्रग शल्लकी, शल्लकी बाजी मार गई, इसलिए शल्लकी अब नंबर 1 पे आ चुकी है। ओके, हालांकि गुगलू भी यूज होते हैं, बट शल्लकी इज नंबर 1 नाउ। फिर एक और ड्रग है जो बहुत कम यूज की जाती है, ओरली। ओके, ओरली यानी आप निर्गुंडी पत्र पिंड स्वे तो दे देंगे, लोकली तो आप लगा देंगे, बट यूजुअली पेशेंट डॉक्टर्स डू नॉट यूज, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, निर्गुंडी को खिलाते नहीं है। तो इट इज नॉट अ नाइस थिंग। मैंने देखा है कि राजस्थान में और महाराष्ट्र में, गुजरात में निर्गुंडी से इसका सेवन कराया जाता है। तो हमारी एक टैबलेट आती है, निर्गुंडी घन टैबलेट, और निर्गुंडी घन टैबलेट आती है, और वो काफी यूज होती है। तो अपने आप को थोड़ा सा ना डिब्बे से बाहर निकलना चाहिए। लकीर के फकीर जैसे बन के हम चलते हैं, जो एक बार यूज करना शुरू किया वो किए जा रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। एनाल्जेसिक ड्रग्स पे मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। सो आपको निर्गुंडी यूज करना है या फिर आप रासना यूज कर सकते हैं। और रासना जितना फेमस है उतना ही इनफेमस है। फेमस है कि हर आदमी जानता है रासना, और इनफेमस मीन्स थोड़ा सा बदनाम है, कि लोग कहते हैं रासना कंट्रोवर्शियल है, तो ऐसी बात नहीं है। रासना 2 प्रकार का है, 2 पौधों को माना जाता है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात, अपना राजस्थान, यहाँ पे मानते हैं प्लूचिया लैंसियोलेटा को, लैंसियोलाटा। और पूर्वी भारत में मानते हैं वंडा रैक्सबर्गाई को। आपको एक और बात बताता हूँ, आपको अच्छा लगे, एक तीसरा रासना और है। दक्षिण भारत में किसको मानते हैं? एल्पिनिया गलंगा को। एक बड़ी अजीब सी बात है, 3 अलग अलग हो गए। अब फ्रेंड्स, ये प्लूचिया लैंसियोलेटा है उत्तर भारत का, ये साउथ इंडिया का है एल्पिनिया गलंगा, ये जो है वंडा रैक्सबर्गाई बंगाल वगैरह में यूज होता है। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि चाहे आप ये यूज करिए, ये करिए, ये करिए, ऑल आर इफेक्टिव। ये दिस इज गुड न्यूज। सो हम लोग अभी अभी तक हमारे पास जो रासना अवेलेबल है, हम प्लूचिया लैंसियोलेटा की रासना घन टैबलेट बना रहे हैं, रासना घन टैबलेट। तो मेरा ये, मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि कुछ ऐसी औषधियां भी यूज करनी चाहिए जो बहुत ज्यादा, रासना सप्तक क्वाथ में यूज तो करते हैं, लेकिन वो कितना रासना उसमें डाला होता है, इट्स नॉट श्योर। सो मैंने आपको बता दिया कि आप गुगलू यूज करिए शोथ के लिए, और शल्लकी करिए, रासना करिए, और एक और बताता हूँ, बिल्व पत्र। अब देखिए, बिल्व का जो जब प्रयोग करने की बात आती है तो हम फल की बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि कच्चा फल है तो वो अतिसार में देंगे, और पका हुआ है तो वे बंद में देंगे, बस हो गया। तो बिल्व बहुत तो बहुत जो है वो दे दिया, आईबीएस वगैरह में दे दिया, हो गया। लेकिन जब दशमूल की बात आती है तो बिल्व की मूल जो है वो यूज की जाती है। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि जितना दशमूल भारत में यूज होता है उसके हिसाब से अभी तक तो बिल्व के सारे पेड़ खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो लहलहा रहे हैं। तो सीधी बात है कि दशमूल में बिल्व की मूल उतनी यूज नहीं हो रही। एक चीज जो बहुतायत में मिलती है और बहुत अच्छे से यूज होती है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा, वो है बिल्व पत्र। तो बिल्व पत्र एक बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी है, आपको ये याद रखना है। और आप इसे, अगर आपका पेशेंट ले सकता है तो आप बिल्व पत्र को कैसे दे सकते हैं? सोरस के रूप में दे सकते हैं, चूर्ण के रूप में दे सकते हैं, आप चाहें तो क्वाथ के रूप में दे सकते हैं,
और चाहे तो हम बिल्व घन टैबलेट बनाते हैं, ये दे सकते हैं। तो ये बिल्व की बात आ गई, अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आगे ये जो कॉमनली यूज होने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो आमतौर पर होती हैं, हालांकि बहुत सारी हैं, मैं सारी नहीं बताने जा रहा। अब इसके बाद अब आते हैं हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स पे। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है नंबर 1 पे वो ऑब्वियसली वत्सनाब है, और वत्सनाब को आप यूज भी करते हैं, महावात विध्वंसन रस में यूज करते हैं, या हिंगलेश्वर रस में, महामृत्युंजय रस में, इवन इवन जो है वो त्रिभुवन कीर्ति रस में भल्ला वत्सनाब यूज करते हैं। एक हम भी एक टैबलेट बनाते हैं, उसका नाम है डोलिड टैबलेट, और ये हमारी पेन किलर है, तो उसके अंदर हम लोग वत्सनाब डालते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अच्छा, वत्सनाब के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। वत्सनाब जो है कार्डियो डिप्रेसेंट है, रादर ये कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है। तो जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर के हों या उनके अंदर हार्ट ब्लॉकेज हो, मैं आर्टरी ब्लॉकेज की बात नहीं कर रहा, मैं कंडक्शन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। कंडक्शन ब्लॉक यानी अगर किसी पेशेंट को हार्ट रेट नॉर्मली अगर 60 से 90 होना चाहिए, और पेशेंट का हार्ट 50 से नीचे है, या मैं तो कहता हूँ कि 60 से भी नीचे है, तो यू शुड नॉट यूज वत्सनाब। या किसी पेशेंट का बीपी लो है तो भी नहीं यूज करना है, या पेशेंट को हार्ट फेलियर है, बिकॉज ये कार्डियो डिप्रेसेंट है, सो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो है उसे कम करता है, तो इसे भी नहीं फिर भी नहीं यूज करना है। तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सो है तो बड़ी अच्छी मेडिसिन, बट आप इसको इसलिए अवॉइड करें कि किसी किसी पेशेंट में इसको नहीं देना है वत्सनाब को, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो एक एनाल्जेसिक आपको बताता हूँ, है बहुत अच्छा एनाल्जेसिक, लेकिन अब समस्या क्या है कि हम लोग तो हैं पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सक। अब परंपरा से किसी ने अगर किसी बात को बोल दिया तो हमें भूलती नहीं है, और अगर नहीं बोला तो हमें याद नहीं रहती है। एक औषधि है जो बहुत अच्छी जो वेदनाहर है, और वो है जातिफल। सिंपल सा, जातिफल मीन्स जायफल, जिसका बोटानिकल नाम क्या है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, और ये पेरिफेरली भी काम करता है, ये सेंट्रली भी काम करता है, यानी ये ब्रेन के ऊपर। हाँ, अब अच्छा अच्छा याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये कहाँ गया, ब्रेन की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। ये जो ब्रेन स्टेम है ना, ये तो बड़ी जरूरी है। हमारे जितने वाइटल फंक्शंस है ना, हार्ट और रेस्पिरेशन और क्या बोलते हैं, एपेटाइट और स्लीप और टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, ये सब तो इसका नाम क्या है, ये नाम है ब्रेन स्टेम। तो ये सचमुच पूरे जीवन का आधार है, स्टेम तो आधार होता है ना, तो ये तो समझ लीजिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपको एक मोटे तौर पर एक चीज याद रखनी है, भुलाने का नहीं है भाई। ये जो थैलेमस है ना, ये थैलेमस, ये नीचे से जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स आते हैं ना, अगर आपको एक तो मैं लंबी बातें बहुत करता हूँ तो अब क्या होता है कि मान लीजिए ये ब्रेन है, ओके, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये एक एक से कोई अंग है। सो व्हाट हैपन्स, इसमें अगर पिन चुभ हो जाए तो क्या होगा कि पहली संद से एक जाएगी, यहाँ पे एक न्यूरॉन बाहर बैठा हुआ है, अंदर सेंसेशन देता है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ओके। और फिर इससे सेंसेशन ऊपर जाती है, ऊपर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होती हुई यहाँ, और फ्रेंड्स ये आती है थैलेमस में, ओके।
तो ये थैलेमस है। तो थैलेमस का मतलब क्या हुआ कि सेंसेशन, चाहे वो टच की सेंसेशन है, चाहे वो यहाँ से आ रही है, नाक से आ रही है, या आंखों से आ रही है, या कानों से आ रही है, या टेस्ट से आ रही है, ये सारी सेंसेशंस अल्टीमेटली कहाँ जाती हैं? ये सारी की सारी सेंसेशन जाती हैं थैलेमस में। आप जान लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, बाद में भी काम आएगा। सो फ्रेंड्स, ये इसके बाद एक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है। एक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा यहाँ से। तो ये ऊपर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया होता है ना, जो सेंसरी एरिया होता है, वहां तक जाता है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आपका जो ये जो जातिफल है ना, ये जातिफल, फ्रेंड्स, ये जातिफल आपको जान के अच्छा लगेगा कि यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, और यहाँ भी काम करता है। तो मैंने क्या बोला आपको, ये सेंट्रली एक्टिंग है और पेरिफेरली एक्टिंग है। तो पेरिफेरली, दिस इज पेरिफेरली एक्टिंग। ये हमने एक्चुअली डोलिड एक्टिंग, डोलिड टैबलेट पे हमने रिसर्च कराई थी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी कराई थी। उन्होंने कहा कि ये जातिफल और ये डोलिड जो है, पेरिफेरली यहाँ यहाँ भी काम कर रहा है इस जगह, और ये सेंट्रली एक्टिंग है, सेंट्रली एक्टिंग है, यानी यहाँ भी काम करता है जातिफल, यहाँ भी करता है और यहाँ भी करता है। और उसके बाद अफसोस की बात क्या है, बहुत अफसोस होता है कभी कभी, यार इतनी अच्छी दवाई जो सेंट्रली काम करती है, पेरिफेरली काम करती है, जातिफल, सॉरी, ये जातिफल जो है, इतना अच्छा काम करने वाली दवाई, इसे आयुर्वेद का चिकित्सक अगर किसी को पूछिए कि कहाँ देना है, तो वो एक जवाब होगा स्पष्ट सा कि अतिसार में। ठीक है भाई, अतिसार में तो यूज होता ही है ना, क्योंकि अतिसार में काम करने का तरीका इसका और भी जो कुछ होगा, लेकिन वो जो नर्व्स होती हैं, जो गट ब्रेन है, उसमें जो सेंसेशन जाती है उनको ब्लॉक करता है, तो वहां भी नर्व्स के ऊपर ही काम कर रहा है। तो ये एंटी सिक्रेटरी है, काम करता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कहीं किसी भी प्रकार का पेन अगर है तो आपको जातिफल देना है। और और अगर और पेन किलर्स भी अगर आपको देखने हो कि और कौन कौन से पेन किलर्स हो सकते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसे हैं जो शायद इतना ज्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन वो करते हैं थोड़ा बहुत। एक पारसिक येवानी करके है, पारसिक येवानी है, बहुत अच्छा काम करती है पेन किलर के रूप में। और एक पिपली मूल करके आती है, ये भी पेन किलर के रूप में काम करती है। अब फ्रेंड्स, बात शुरू हुई थी एंजाइटी की, और बात कहाँ चली गई, पेन किलर्स तक। ओके, ये चौथा हो गया पेन किलर। तो आपको ये देखना है कि आपके पेशेंट को जो एंजाइटी हुई है उसका कारण क्या है। वो जेनेटिक है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे आप, जीन्स को कहाँ से चेंज कर पाएंगे? इसलिए अगर आप स्ट्रेस रिलेटेड है तो मेध्य रसायन देनी है। कौन कौन सी? मनोशामक, मनोबल्य यानी एंग्जाइलिटिक और एंटी डिप्रेशन। फिर हिस्ट्री लीजिए डिटेल में पेशेंट। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के बाद ये एंजाइटी स्टार्ट हुई है, तो ये एंटीवायरल मेडिसिन दीजिए, लेकिन साथ में इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन दीजिए। और अगर कोई क्रॉनिक पेन है तो उसे ठीक करने के लिए पेन किलर और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दीजिए। तो फ्रेंड्स, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कोई ट्रीटमेंट किया है। और लास्ट में मैं वो बताने जा रहा हूँ जिसका आप सबको इंतजार है, कि ये कैसी एंजाइटी का ट्रीटमेंट बता रहा है, कि जो असल बात तो ये कर ही नहीं रहा। तो असल बात क्या है कि हमें मानस चिकित्सा करनी है, मानस चिकित्सा करनी है। टाइम हो चुका है। मानस चिकित्सा में क्या करना है? मानस चिकित्सा में फ्रेंड्स, हमें
पेशेंट की प्रॉब्लम एंजाइटी जो है उसको हिस्ट्री कर लेके एंजाइटी क्यों है इसके लिए पेशेंट का साइको एनालिसिस करना है। ये जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। एक तो ये करना है, यानी गहराई में उतरना है कि पेशेंट की एंजाइटी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उस तरह से। तो बजाय इसके कि आप कि पेशेंट की पल्स पकड़ के आंख बंद करके आधा घंटा बैठे रहें और खुद और कुछ सोचते रहें और पेशेंट को लगे कि आप उसके अंदर गहराई में डूब गए हैं, उसकी हिस्ट्री लीजिए, पता करिए कि उसको प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। तो साइको एनालिसिस करना है नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि उसके बाद एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम को। एक्सप्लेनेशन, भाई आप क्यों परेशान हो गए। मान लो किसी को एंजाइटी हो गई कि उसको चेस्ट में पेन हुआ और मुझे 10 साल से हो रहा है और मुझे लगता है मेरा हार्ट खराब हो गया है, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तब आपने उसको दबा के देखा तो आपको लगा ये तो मस्कुलर पेन है, तो आपने बोला छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, मस्कुलर पेन है, आराम से सांस लो, खाना पीना खाओ और मजा करो। तो एक्सप्लेनेशन इज मस्ट। अनलेस यू एक्सप्लेन द थिंग्स, पेशेंट की वो चीज नहीं जाएगी। तो फर्स्ट आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने आपने साइको एनालिसिस किया। ओके, सो हाउ डिड यू डू इट। आपने साइको एनालिसिस किया, इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन किया। अब नंबर 3 पे आपने क्या किया, आपने करना है रीअश्योरेंस। ये आपने उसकी जो है मनः परीक्षा की, आयुर्वेद में अगर देखें मनः परीक्षा की, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया, यानी उसको समझाना है, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, और फिर आपने उसको आश्वासन देना है। ठीक है, आश्वासनम, ये सब कुछ आयुर्वेद में लिखा है। ये देने के बाद फिर आपने क्या करना है कि जिस चीज उसको एक ट्रीटमेंट आजकल बहुत अच्छा मॉडर्न मेडिसिन में या दिया जाता है, उसको बोलते हैं सीबीटी। जो सीबीटी है, सीबीटी में आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, और इस बिहेवियरल थेरेपी का जो जो कारण होता है, मतलब हम पेशेंट को सिर्फ समझाते नहीं हैं, पहले बात समझ लीजिए। कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। इसमें पेशेंट का बिहेवियर चेंज कराया जाता है। मान लो पेशेंट को एक पर्टिकुलर जगह जाने से डर लगता है, पेशेंट को अगर आपको लगता है कि पेशेंट को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से डर लगता है, उसकी हिम्मत बढ़ाइए, उसको वहां तक जाने के लिए तैयार करिए। यानी प्रैक्टिकली, सिर्फ समझाना नहीं है, यू हैव टू गेट द थिंग्स डन प्रैक्टिकली। अगर किसी को मान लो ऊंचाई से डर लगता है, तो आपको धीरे 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 उसको ऊंचाई पे ले जाना है। या अगर किसी को तंग जगह पे डर लगता है, उसको वो उस तरह से क्लोज्ड स्पेसेस में है, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसे कहते हैं, तो वहां ले जाना है। तो ये इसको बोलते हैं बिहेवियरल थेरेपी, ये देनी है। और इसके साथ ही जो है ये हैबिचुएशन भी इसी में आ गई, उसको आदत डालनी है और उसको उस चीज के लिए डिसेंसिटाइज करना है। डिसेंसिटाइज, डिसेंसिटाइज, इसको डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो आपको ये करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी टाइम हो गया है, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। हमने बात की आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी की, प्रैक्टिकली देखा, और हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और आज हम सिर्फ एक ही डिस्कस कर पाए हैं, प्लानिंग तो मेरी सभी डिस्कस करने की थी, एंजाइटी को। अब डिप्रेशन बचा है, स्किज़ोफ्रेनिया है, और कुछ और बीमारियां भी हैं जिनके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, अगले सेशन में करते हैं।
ठीक है, ये इसके कारण देख लिए हमने, जेनेटिक हो गए, स्ट्रेस, वायरल, ऑटोइम्यूनिटी देख ली, पैथोफिजियोलॉजी देख ली कि एंजाइटी में एसिटाइलकोलिन तो कम होती है, मोनोमीन मीन्स भी कम होते हैं, और इसके लिए तो आपको मनुशामक देनी है, और ये एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, और ये सारी औषधियाँ आ गई, और एक प्रेस्क्रिप्शन ऐसे आपको बना के दिखा दिया, और ये बता दिया कि कौन कौन से ग्रुप्स आपको देने हैं। ये ब्रेन की थोड़ी सी एनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी, और ये सारी मेडिसिन आ गई एंटीवायरल पेन वेन के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और ख़ास तौर पे धन्यवाद डॉक्टर ए पी सिंह जी का